उस रात मैं शायद पहली बार अपने जीवन में समझ पाया कि जंगल की खामोशी कितनी ज्यादा डरावनी हो सकती है। नाम है मेरा विक्रम, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं वह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये मेरे साथ हुआ सच है, ऐसा सच जिसे मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाया। जगह का नाम था मलाजगढ़ का घना जंगल, जो गांव से लगभग 20 कोस दूर फैला हुआ था। लोग कहते थे कि वहां रात को जाना मौत को बुलाने जैसा है। मैंने हमेशा ये बातें मजाक समझी थी, लेकिन उस रात मेरा मजाक मुझ पर ही भारी पड़ गया। जंगल में घुसते ही सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वह थी हवा की ठंड। सामान्य ठंडी नहीं, बल्कि जैसे किसी ने सांस रोक ली हो और पूरा वातावरण जकड़ लिया हो। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाज कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट कानों में ऐसी लग रही थी जैसे कोई धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा हो। मेरे साथ उस समय मेरी दोस्त सुमित्रा भी थी। हम दोनों एक पुरानी मारुति वैन में अंदर जा रहे थे। गाड़ी खिड़कियों पर काला शीशा, और मैं खुद को दिलासा दे रहा था कि अंदर बैठे हम सुरक्षित हैं। लेकिन भीतर ही भीतर दिल मान रहा था कि यह जंगल साधारण जगह नहीं है। कुछ ही देर में माहौल और गहरा हो गया। घड़ी में शायद 9 या 10 बज रहे होंगे, लेकिन भीतर जंगल ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो चुकी हो। मैं गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था, तभी अचानक कहीं से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले लगा कि शायद हवा की गूंज होगी, लेकिन फिर ध्यान से सुनने पर लगा जैसे कोई प्राचीन मंत्रों का जाप कर रहा हो। आवाजें बेहद धीमी थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी दहशत छुपी हुई थी। सुमित्रा ने डरते हुए मेरी ओर देखा। उसकी आंखें कह रही थी, विक्रम, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन मेरे पैर एक्सीलरेटर पर जैसे जम गए थे। मैंने गाड़ी रोकी और खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, और उसी क्षण जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। सामने लगभग 20-25 हाथ की दूरी पर 5 आकृतियां दिखाई दी। वे इंसान जैसी थीं, लेकिन उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सफेद चिथड़े उनके शरीर से लटक रहे थे, और उन सबके कंधों पर एक लाश टंगी हुई थी जिसे सफेद कपड़े में लपेटा गया था। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, बस धुंधले साये जैसे थे। वे सभी किसी अजीब भाषा में गाना गा रहे थे, एक विकृत डरावना गीत। मेरे कानों में वह आवाज ऐसी लगी जैसे किसी ने सीधे मेरी आत्मा को पकड़ लिया हो। शरीर सुन्न पड़ गया। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। सुमित्रा मेरे बगल में बैठी कांप रही थी। उसकी आंखें फैल गई थी, होंठ कांप रहे थे। मैंने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे अपने हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। वे आकृतियां धीरे धीरे हवा में तैरती हुई हमारी गाड़ी के पास से गुजरी। उनके गीत की गूंज इतनी तेज हो गई कि लगता था पूरा जंगल उसी लय में थरथरा रहा है। और उस सफेद कपड़े में लिपटी लाश, उसका चेहरा अचानक कपड़े से बाहर झांका। वह चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी, जैसे अंगारे जल रहे हों। मैंने आंखें कसकर बंद कर ली। कितनी देर तक हम ऐसे बैठे रहे मुझे पता नहीं। शायद कुछ पल, शायद पूरी रात। समय जैसे रुक गया था। जब मैंने दोबारा हिम्मत जुटाकर आंखें खोली तो बाहर सब सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं, कोई आकृति नहीं, बस हवा की सिसकियां। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पागलों की तरह ड्राइव करना शुरू कर दिया। रास्ता कहाँ है, गाड़ी कहाँ जा रही है, मुझे कुछ होश नहीं था। बस ये पता था कि यहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना है। हर मोड़ पर लगता था कि वे आकृतियां फिर से आ जाएंगी। हर छाया डराने लगी थी। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि लगता था सीना फट जाएगा। काफी देर बाद जब हम गांव की सीमा तक पहुंचे तो थोड़ी रोशनी दिखी। जैसे ही गाड़ी रुकी, मेरे पैर कांपते हुए नीचे गिरे। सुमित्रा भी रोते रोते जमीन पर बैठ गई। हम दोनों कुछ देर तक बोल ही नहीं पाए। गांव के चौकीदार रामदयाल वहां आ गए। उन्होंने हमें देखा और तुरंत समझ गए कि हम किसी अजीब अनुभव से गुजरे हैं। वह बोले, बाबा ने कहा था ना, रात को उस जंगल में मत जाना, वहां आत्माएं भटकती हैं। तुम लोग बच गए, यही बहुत है। उस रात से लेकर आज तक इतने बरस बीत गए, मैंने कभी उस जंगल की ओर कदम नहीं बढ़ाया। लेकिन उस रात की आवाजें, वे चेहरे, वह लाश, वह हंसी, सब कुछ आज भी मेरे कानों में गूंजता है। और जब भी कोई मुझसे पूछता है कि क्या आत्माएं सच में होती हैं, तो मैं बस एक ही जवाब देता हूं, अगर देखना है तो मलाजगढ़ के जंगल में रात को अकेले जाओ, लेकिन शायद वापस लौटने की हिम्मत तुम्हारे पास ना हो।